Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम थॉर्नडाइक्स थियरी ऑफ लर्निंग को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थियरी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इस थियरी को थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म या ट्रायल एंड एरर थियरी के नाम से भी हम जानते हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट को इंट्रोड्यूस किया था इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। ये पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन का सिद्धांत जो था उसका अधिगम के क्षेत्र में प्रयोग किया। रीइंफोर्समेंट थियरीज जो होती हैं वो उन परिणामों पर फोकस करती हैं या उन परिणामों पर बल देती हैं जो रिस्पॉन्स के बाद होते हैं। मतलब जो हमने प्रतिक्रिया की किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, उससे जो परिणाम हमें प्राप्त होंगे वो ये निर्धारित करेंगे कि हम इस क्रिया को आगे करें या ना करें। जैसे वो प्रतिक्रियाएं जिनके बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है या प्लेजर की प्राप्ति होती है, तो वो प्रक्रियाएं जो हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उनके रिपीटेशन की। सो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, learning is the formation of bonds or connection between stimulus and response। किसी उद्दीपन के प्रति जो हमारी प्रक्रिया होती है उनके बीच में जो बॉन्ड हमारा इस्टेब्लिश होता है वो ही लर्निंग क्रिएट करता है, लर्निंग को फॉर्म करता है। ये थॉर्नडाइक का रूल है और इसी के आधार पर इसको SR बॉन्ड थियरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक हमने दो नाम इसके देखे थे, थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म एंड ट्रायल एंड एरर, और अब इसका तीसरा नाम भी हमें मालूम पड़ा SR बॉन्ड थियरी। मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है उसी को हम लर्निंग कहते हैं। ये इस थियरी के आधार पर हमें पता चलता है। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट की। थॉर्नडाइक ने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे एनिमल्स पर किए, जैसे कैट पर, फिश पर, देन रैट्स पर, पिजन्स पर, बहुत सारे एनिमल्स पर इन्होंने किए। यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे वो कैट पर किया गया था। व्हाट थॉर्नडाइक डिड वाज कि ही पुट अ हंग्री कैट, एक भूखी बिल्ली को उन्होंने एक पजल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। पजल बॉक्स मतलब उस बॉक्स को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रिक होती थी, एक लिवर होता था जिस पर अगर बिल्ली पैर रखेगी तो ही वो बॉक्स खुलेगा, अदरवाइज़ उससे बाहर निकलने का और कोई साधन नहीं होगा। और फिर साथ में क्या किया, एक डिश में फ़िश रख दी जो कि उस डिब्बे जो पजल बॉक्स था उसके बाहर रखी गई। अब कैट को उस बॉक्स के अंदर डाला गया था। अब कैट क्योंकि बाहर फ़िश को देख रही थी तो उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, मतलब स्टिमुलस जो था वो फ़िश थी और वो उसको पाने के लिए कैट एक्टिव थी। अब कैट ने बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स किए, जंप किया, डैश किया, बाइट की चीज़ों को और कोशिश की, रन किया बॉक्स के अंदर, सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उसकी चलती रहीं और एट लास्ट अचानक से उसका पैर लिवर पर पड़ा और वो बॉक्स के बाहर आ गई। फिर उसने जो थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली को दोबारा से उस बॉक्स के अंदर डाल दिया। बिल्ली ने पुनः कुछ प्रतिक्रियाएं की और उसके बाद वो सक्सेसफुल रही लिवर को प्रेस करने में और बाहर आने में। यही क्रिया बहुत बार दोहराई गई और अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि जैसे ही थॉर्नडाइक कैट को उस पजल बॉक्स में डालते थे, द कैट डजंट टेक इनफ टाइम एंड इमीडिएटली इट प्रेसेस ऑन द लिवर एंड केम आउट ऑफ द पजल बॉक्स। तो मतलब सिर्फ एक बार में करेक्ट रिस्पॉन्स अब कैट का आने लगा था। तो यही वहाँ पर से लर्निंग थी कि बहुत सारे रैंडम हम वर्क करते हैं लेकिन जिनके परिणाम सेटिस्फैक्ट्री होते हैं उन परिणामों को हम ज़्यादा तीव्रता से करते हैं और करते करते हमारी लर्निंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम फिर उसके बाद सिर्फ करेक्ट रिस्पॉन्स ही देते हैं। स्टेजेस की अब अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग में कौन कौन सी स्टेजेस आई, तो सबसे पहली स्टेज थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग आई ड्राइव। ड्राइव मतलब एक ऐसी आपके अंदर एक अनुभूति होना जिसकी वजह से आप कोई भी क्रिया करने के लिए प्रेरित हों। यहाँ पर जैसे हंगर, क्योंकि कैट को भूखा रखा गया था तो ये ड्राइव थी जिसने उसको एक्टिवेट रखा और उस ड्राइव को और ज़्यादा इंटेंस बनाने के लिए उसने फूड को पजल बॉक्स के बिल्कुल सामने रखा जिससे कि कैट को वो फूड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे और मोटिवेट रखे एक्टिविटी करने के लिए।
नाउ नेक्स्ट जो स्टेज आई हमारी वो है गोल। यहाँ पर गोल क्या है? टू गेट फूड, क्योंकि उसको खाना चाहिए, तो ये उसका गोल है। और गोल जो हम रखें वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर गोल अपीलिंग नहीं होगा तो उसके लिए बच्चा वो काम नहीं करेगा जो हम चाह रहे हैं। तो गोल शुड बी अपीलिंग। यहाँ पर गोल जो है वो फूड है, क्योंकि कैट को हंग्री रखा गया, उसका गोल था कि उसको खाना मिल जाए, और खाना प्राप्त करने के लिए उसको उस पजल बॉक्स में से बाहर आना होगा। ब्लॉक क्या है? कन्फाइनमेंट इन द बॉक्स, कि ब्लॉक क्या लगाया, उसके लिए बैरियर क्या था कि उसको एक पजल बॉक्स में बंद किया गया। ये उसका बैरियर था, जिस बैरियर को ओवरकम करके उसे अपने गोल को अचीव करना था। नाउ नेक्स्ट इसमें कहा कि रैंडम मूवमेंट्स, एक बार में करेक्ट मूवमेंट नहीं होगा, हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा। बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स हम करते हैं। जब हम किसी भी एक्टिविटी को करते हैं तो हमारा पहली बार में करेक्ट नहीं होता है रिस्पॉन्स, हम बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स करते हैं, और उन रैंडम मूवमेंट्स में से एक कोई अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। उस सक्सेसफुल अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, इसके हमने जो मूवमेंट किया है या जो हमने एक्टिविटी की है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या मूवमेंट का हम सिलेक्शन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसका फिक्सेशन होता है। उस क्रिया को हम बार बार दोहराते हैं, जिससे कि वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। थॉर्नडाइक के जो लॉज ऑफ लर्निंग हैं वो हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला है प्राइमरी लॉज, दूसरा है सेकेंडरी लॉज या सबऑर्डिनेट लॉज। प्राइमरी लॉज में पहला लॉ जो है हमारा वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस से मतलब कि छात्र किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। जब तक छात्र किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उसको कुछ भी सिखा पाना संभव नहीं होगा। जब ऑर्गेनिज्म हमारा रेडी होगा लर्निंग के लिए तो जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी सेटिस्फाइंग होंगे। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करें सिचुएशन को कि ऑर्गेनिज्म हमारा रेडी नहीं है लर्निंग के लिए, तो रिजल्ट्स जो होंगे वो अनोइंग होंगे, डिससेटिस्फाइंग होंगे या अनसेटिस्फाइंग होंगे। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस में कि बच्चे की जो एज है, अगर हम एक नर्सरी के बच्चे को यूकेजी का सिलेबस पढ़ाने लगेंगे तो वो उसके लिए तत्पर नहीं है, उस स्टेज में उसके लिए ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं, तो जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो अनोइंग होंगे। लेकिन अगर हम नर्सरी के बच्चे को नर्सरी का ही सिलेबस पढ़ाएंगे, उसको अल्फ़ाबेट्स ही पढ़ाएंगे, तो वो उसके रिजल्ट्स जो हैं हमें सेटिस्फैक्ट्री मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। किसी भी काम को करने के लिए उसका प्रभाव जो है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर हमने स्टिमुलस कोई प्रेजेंट किया और उसके अगेंस्ट हमें कोई रिस्पांस मिला, तो वो जो हमारा एक बॉन्ड बनेगा वो मॉडिफिएबल स्टेज में होगा इनिशियली, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारा रिस्पांस होगा, अगर उसके प्रति जो हमें रिजल्ट्स मिले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो मिले वो सेटिस्फैक्ट्री हुए, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अनसेटिस्फाइंग होंगे तो क्या होगा, हमारा जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। हम उस क्रिया को बाद में दोबारा नहीं दोहराएंगे क्योंकि हमारे रिजल्ट्स जो थे वो सेटिस्फाइंग नहीं रहे। नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या रिपीटेशन, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी क्रिया करने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। अगर हम क्रिया को बार बार दोहराएंगे तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाएगी, लेकिन अगर हम क्रियाओं को दोहराना बंद कर देंगे तो वो हमारे स्मृति पटल से विस्मृत हो सकती है। यहाँ पर दो लॉ वर्क करते हैं, पहला है लॉ ऑफ यूज़ और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज़। जिस चीज़ को हमने यूज़ किया, बार बार प्रैक्टिस किया, वो चीज़ हमारे मेमोरी में रहेगी, और जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक हमने उसको प्रयोग नहीं किया है, तो उसमें हम भूल सकते हैं। तो यहाँ पर फॉरगेटिंग हो सकती है अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी क्रिया को अगर हमें बच्चे को सिखानी है या उसके माइंड में उसको फिक्स करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहें। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लॉज की या सबऑर्डिनेट लॉज की। तो उसमें पहला जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग इनिशियली कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं, पहली बार में हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आता, हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेस देते हैं, उनमें से जिसका रिस्पॉन्स में हमें कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सेटिस्फाइंग होंगे, इफ़ेक्ट सेटिस्फाइंग मिलेगा, उस क्रिया को हम आगे दोहराते हैं।
और अगर नहीं हमारा रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री निकलता है तो फिर उस क्रिया को हम बंद कर देते हैं, दोहराते नहीं हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कहता है कि किसी भी एक स्टिमुलस के प्रति हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उनमें से देखते हैं कि किसका रिजल्ट हमारा सेटिस्फाइंग है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एटीट्यूड या लॉ ऑफ मेंटल सेट। ये जो लॉ है ये सर्कमस्टेंसेस पे या कल्चरल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट या हमारे सर्कमस्टेंसेस इस चीज़ को रिवील करते हैं कि कौन सी चीज़ के रिजल्ट्स जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री होंगे और कौन सी चीज़ के नहीं होंगे। अपने सर्कमस्टेंसेस या अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा एटीट्यूड भी होता है और हमारा मेंटल सेट भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। तो वो सेटिस्फेक्शन हमें देगा या नहीं देगा ये डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, हम एक चीज़ के आधार पर दूसरी चीज़ की विवेचना करते हैं कि दो चीज़ों में रिलेशन निकालते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं मिल्क वाइट, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन से हेयर। सो यहाँ हमें बताना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। सो ये एनालॉजी होती है, मतलब एक चीज़ के आधार पर दूसरी चीज़ का हम रिलेशन कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर ये चीज़ वर्क करती है कि हम अपनी पुरानी चीज़ के साथ जिसको हम जानते हैं पुरानी चीज़, उसके साथ नए चीज़ों को कनेक्ट करके उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ एनालॉजी। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जो भी स्किल या नॉलेज हमने एक्वायर की है उसको हम नई सिचुएशन में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। सो इसको हम कहाँ पर और कैसे इम्प्लाई करेंगे एजुकेशनल फील्ड में। सबसे पहली बात है लॉ ऑफ रेडीनेस की हमने बात की। तो रेडीनेस का मतलब है प्रिपरेशन फॉर एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए हमें तत्परता निर्धारित करनी होती है। तो यहाँ पर जब हम अगर बीइंग अ टीचर हम लोग क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, उनके अंदर अटेंशन, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को जागरूक करें। अगर बच्चा क्यूरियस है सीखने के लिए, उसकी अटेंशन फोकस है, इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया है, तो वो स्वयं ही प्रेरित रहेगा, अभिप्रेरित रहेगा सीखने के लिए। तो सबसे पहले बच्चे को माइंड से रेडी करना एक टीचर का एस्पेक्ट होना चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट मतलब अगर हमें किसी चीज़ के परिणाम जो हैं वो अच्छे मिलते हैं तो हम उस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के ऊपर फोकस किया गया। अगर हम किसी क्रिया को दोबारा चाहते हैं बच्चे से तो हम उसको रिवॉर्ड करें, और अगर हम किसी चीज़ को नहीं चाहते हैं तो उसको पनिशमेंट दें। पनिशमेंट जो हम देंगे दैट शुड बी वेरी सिंपल, या हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं। फिजिकल पनिशमेंट को हमें अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्रू प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। तो जिस भी चीज़ को हम चाहते हैं बच्चे को सिखाना, उसको हम बार बार प्रैक्टिस कराएं तो वो जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, mere रिपीटिशन इज़ नॉट यूज़फुल। बार बार चीज़ों को रिपीट करना यूज़फुल नहीं है जब तक कि हम उन क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को रिवॉर्ड नहीं करते। क्योंकि जब हम बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं तो उसके अंदर से उसको मोटिवेशन मिलता है और वो उन कार्यों को दोबारा से करने की अभिलाषा व्यक्त करता है। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ रिपीट करते रहेंगे लेकिन बच्चे को कोई भी प्रोत्साहन, पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में बच्चा उस क्रिया को दोबारा नहीं दोहराएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन आइडेंटिकल एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जब हम अपने अधिगम को लगाते हैं तो वो बहुत ईजीली लग जाता है अगर सिचुएशन आइडेंटिकल है या एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, मतलब एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे से समान है अगर, तो वो बहुत जल्दी हमारी लर्निंग ट्रांसफ़र होती है। एंड फॉरगेटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू लॉ ऑफ डिसयूज़। अगर हम एक चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा लॉ ऑफ फॉरगेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, मतलब बच्चे जो है वो बातों को, चीज़ों को भूलने लगते हैं, तो लॉ ऑफ डिसयूज़ यहाँ पर हमारा एक्टिव हो जाता है। इसलिए हमें अगर कोई चीज़ बच्चे को सिखानी है तो उसके लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कराना चाहिए जिससे बच्चा उस तथ्य को भूल ना सके।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।